अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप अच्छे से होंगे। इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड हमने जो एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर। नहीं देखे हैं जाकर के आप देख देख सकते हैं। आज हम पार्ट थर्ड लेकर के आ गए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जो भी एमसीक्यू इसमें लाता हूं तो मैं ओवरऑल इंडियन पॉलिटी को कंसिडर करके लाता हूं। एक किस्म का एक ही मॉक टेस्ट बनता है आपके लिए, ठीक है। आप 1-2 सेकेंड्स वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आप खुद भी ट्राई करो पहले आंसर देने की। तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान आप बताइए इन एक्ट्स में से कौन से एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी इंडिया को। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेट मी टेल यू गाइस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो होती है, प्रोविंसेस मान लीजिए काइंड ऑफ एक स्टेट्स होती थी। जिस तरीके से आज स्टेट्स की हम बात करेंगे, इसी तरीके से प्रोविंसेस होते थे, ठीक है। तो उन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली थी। ऑटोनॉमी बोले तो इसमें उनको कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की अथॉरिटी मिलती है, जिसमें उनका एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो नहीं होता है। ऑल्दो दे आर इन फेडरेशन, लेकिन उनको कुछ डिसीजंस लेने की एक अथॉरिटी मिलती है। तो आप बताइए इन एक्ट्स में से कौन से एक्ट से जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी इंडिया को। तो गाइज आपको याद रखना है ये क्वेश्चन जो है 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये याद रखना। अच्छा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। आप बताइए कि कब जो है बरतानिया की सरकार इस बात पर राज़ी हो गई थी कि हिंदुस्तान को अब हम आज़ादी देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आंसर डी 1947 इज़ द राइट आंसर। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाय। आप ऐसे याद रखें, इंडिया और जो पाकिस्तान है, ठीक है, इसके दरमियान आप बताइए जो एक बाउंड्री लाइन को ड्रॉ किया था, आप बताइए वो किसने डिमार्क किया था। इनमें से क्या लॉर्ड माउंटबेटन किया था, साइरल रेडक्लिफ ने किया था, स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था, या फिर पैटिक लॉरेंस ने किया था। ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को बोलते ही हम रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। तो उसको रेड क्लिफ इसीलिए बोलता है क्योंकि वो डिमार्क की थी किसने? साइरल रेड क्लिफ ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब आपका एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है। देखिए, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डील करते हैं किसके साथ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। सवाल आपको वहीं से बताता है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप बताइए इन पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स के साथ ये डील करता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक। देखिए, जब हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे तो ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पार्ट थर्ड को जब हम देखते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। पार्ट फोर्थ को जब हम देखते हैं तो ये क्या बताता है? पार्ट 4 में ही हमारे डीपीएसपीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और पार्ट 5 में जब हम बात करते हैं तो पार्ट 5 में क्या क्या आता है? हमारा यूनियन आता है, जिसमें हमने अपना प्रेसिडेंट पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था वगैरह, पार्लियामेंट वगैरह जो यूनियन में आता है वो सब हमने पार्ट 5 में पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या बनेगा? पार्ट 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, अच्छा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। आपको जीएसटी के बारे में एक सवाल फाक एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था कि जीएसटी को कब इंप्लीमेंट किया गया था। याद दिलाने के लिए आपको बताता हूँ कब किया था। 1 जुलाई 2017 इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन आपको ये पूछा गया है यहाँ पर कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया है। तो गाइज आपको ये याद रखना है कि जीएसटी को हमने 2016 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, विच वाज 101, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था और फिर इंप्लीमेंट किया था कब? 2017 में, ठीक है। सो ये आपका जीएसटी के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग्स इन दी स्टेट लिस्ट। आपको मैंने ये पब्लिक पॉलिसी के
लेक्चर में पढ़ाया था कि स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर किसी की कोई भी सब्जेक्ट ना ही यूनियन लिस्ट में आता है और ना ही वो स्टेट लिस्ट में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। और उन्हीं सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी या कानून बनाना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। इनमें से आप बताइए कि कौन सा स्टेट लिस्ट से बिलोंग करता है। जब आप वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, मतलब ऐसे ही आपको नज़र मारनी है एक ही, तो आपको वो याद रहेंगे, इतना ज़्यादा टफ है नहीं। तो जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे, नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग्स, हाँ ये ऑप्शन बी जो है लैंड एंड बिल्डिंग्स के रिलेटेड जो है, ये कौन बात करता है, स्टेट बात करता है। लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, प्रिजनर्स हो गया, ये सारे किसके रिलेटेड आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाउ मेनी स्टेट्स आर रिजर्व्ड sorry how many seats are reserved for scheduled tribes in लोक सभा। आपको बताना है कि लोक सभा में कितनी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है, किसके लिए, किन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। बताओ जल्दी से कितने, क्या 47 है, 29 है, 17 है या 34 है। सो द राइट आंसर इज ए विच इज 47। ठीक है, साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए होगी, जो जितने भी ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप जा कर के टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ्स ले सकते हो, या आप अगर आपके फ़ोन में सी लतीफ़ अकेडमी ऐप है या आप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ये सारी MCQs की पीडीएफ वगैरह ये सब ले सकते हो। बाकी जितने भी टॉपिक्स हमने इंडियन पॉलिटी के कवर करवा दिए हैं उनकी भी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होगी, वो आपको सी लतीफ़ अकेडमी ऐप से ही मिलेगी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु इज द 5th और करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो होता है ये प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी के रिलेटेड बोलता है। लेट मी टेल यू गाइज, पहले हम इसका आंसर कर देते हैं कि आपको ये बताना है कि अभी का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनका नाम क्या है। क्या उनका नाम अनिल कुमार सिन्हा है, अजीत डोवाल है, रणबीर सिंह है या शमशेर सिंह है। इनमें से आप बताइए कि कौन सा सही आंसर है। द राइट आंसर वुड बी, नो, मसूद फारूक नहीं होगा यहाँ पे। इसका सही आंसर है अजीत डोवाल। तो अजीत डोवाल के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर और एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इंडिया जो क्लेम करता है सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने पाकिस्तान में की थी 2016 में, वो इन्हीं के निगरानी में हुई थी। किन के निगरानी में, अजीत डोवाल के निगरानी में। और जो एयर स्ट्राइक्स 2019 में हुई थी वो भी बोलते हैं कि वो अजीत डोवाल की निगरानी में ही हुई थी। तो ये कुछ बातें थी अजीत डोवाल के रिलेटेड, जो कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑल राइट गाइज। तो एक और क्वेश्चन बनता है इसी के साथ साथ, आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे इनमें से। जल्दी से बताइए, जल्दी से गैस कीजिए। क्या अजीत डोवाल थे, ये हमने अभी पढ़ा, नहीं, ये तो 5th थे। क्या ब्रजेश मिश्रा थे, ठीक है देखते हैं। क्या शमशेर सिंह थे, नहीं। रणबीर सिंह थे, नहीं। तो इसका राइट आंसर है ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा जो थे वो पहले सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया थे। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू। आप बताइए इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर रिलेट हो जाता है। इस क्वेश्चन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी लास्ट वाले लेक्चर पे, एक्चुअली मेरा ही ऑप्शन गलत हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पर आप बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या बनेगा। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह है। क्या वो यूनाइटेड किंगडम की तरह, नहीं, ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट है। क्या यूएसए की तरह है, नहीं, यहाँ पर स्टेट्स का एग्रीमेंट है फेडरल स्ट्रक्चर में, उन्होंने एग्रीमेंट किया और फिर यूनियन को बनाया, इसीलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, ये भी नहीं है। और कनाडा का जो वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है वही फेडरल स्ट्रक्चर हमारा इंडिया में भी है, जिसमें सेंटर जो है वो स्ट्रांग रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन लैंग्वेज। आप बताइए कि जो ओरिजिनल कॉपीज थी जब हमने संविधान लिखा था
ठीक है, ये भी मैंने आपको कल क्वेश्चन एक पूछा था कि किसने लिखा था ये हैंड रिटन। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 395 आर्टिकल्स वगैरह वगैरह, वो सब हैंड रिटन थे। ठीक है, और वो हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी मौजूद है पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। ठीक है, ये भी हमने कल क्वेश्चन किया था। अब आप हमें बताइए कि क्या वो हिंदी में लिखा गया था, क्या वो इंग्लिश में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था, या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया था। तो गाइज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ डिस्कशन में ये बोला था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका नाम क्या था? क्या बी आर अम्बेडकर था? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं। बी आर अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये यूनियन पावर्स की कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, एम एन रॉय जो थे उन्होंने क्या कर दिया, एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए 1934 में। ठीक है, तो ये भी नहीं है, बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है गाइज, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, आप बताइए प्रिवेंशन डिटेंशन जो है हमने पढ़ा था, आप बताइए उसका मतलब क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, अगर किसी भी तरीके से हमें लगता है कि कोई एक पर्सन है, उससे थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी का, कंट्री के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है वो, यानी हमें लगता है कि वो कोई ना कोई गलत काम करेगा, यानी कि किसी भी तरीके से वायलेंस हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं। मैक्सिमम 3 मंथ्स तक हम उनको डिटेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको जो है, इसमें वारंट वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक्सटेंड तभी कर सकते हैं जब हम प्रेसिडेंट से जो है अप्रूवल ले सकते हैं कि हमें लगता है कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए। प्रेसिडेंट अगर वो बोलते हैं तो ठीक है। अच्छा, अदरवाइज जो है इसको अदर 24 आवर्स में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है। लेकिन डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप इसको ये कर सकते हो, मतलब इंट्रोगेशन के बगैर डिटेन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा फिर? प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जब हम देखेंगे तो उसका राइट आंसर होगा डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन। इंटरोगेशन के बगैर हम इनको डिटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सिक्योरिटी या हमें पब्लिक ऑर्डर्स, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हम उसको, उस पर्सन को डिटेन करते हैं। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। द गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज, आप बताइए कि गांधी इरविन पैक्ट को और क्या बोलते हैं? क्या उसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, बॉम्बे पैक्ट, पूना पैक्ट, या कलकत्ता पैक्ट? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से क्या आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा दिल्ली पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी सवाल बनता है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से भी सवाल बनता है। तो ठीक है, मैंने आपको इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन की बैकग्राउंड वगैरह नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता था वो आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। All right guys, so let's come to the next question, which is question number 15, फंडामेंटल राइट्स। आप बताइए फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ओरिजिनली थे, पहले से ही थे? क्या उसको अमेंड किया गया था, यानी कि उसको ऐड किया गया था कब? 4th अमेंडमेंट में, 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। क्या उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, या उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था? तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, फंडामेंटल राइट्स का जो हमने कंसेप्ट लिया हुआ है वो हमने यूएसए से लिया हुआ है, और ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था तभी ये ओरिजिनली उसमें हमने डाले हुए थे। जो हमारे क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ओरिजिनली इसमें डाला था। और फंडामेंटल राइट्स जब हमने फ्रेम किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कमेटी के चेयरमैन कौन से थे बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो इधर हमारा आंसर बनता है कि ये फॉर्म जो किए गए थे, इसको हमने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म किया था। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 16।
ये आपके रिट्स के रिलेटेड बात करता है, जो कि हमने रिट्स के बारे में हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, हैबेस कॉर्पस के नाम पे हमने एक क्वेश्चन दिया था। अब हम देखेंगे आज का सवाल क्या है रिट्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन लाई ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। तो गाइज यहाँ पर आपको ये लास्ट पे ये चीज़ देखनी होती है कि सब्जेक्ट क्या है रिट का, तो उसी के बेसिस पर आपको जो है रिट का ये पता चलेगा कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा। आपके पास ऑप्शन है हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए जब पब्लिक ऑफिस की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर मैंडेमस जो है, आप किसी भी पब्लिक पर्सन को जो कि पब्लिक का काम कर रहा होगा, यानी किसी भी पद पर बैठा होगा, आप उनको जो है पब्लिक ड्यूटी के लिए पूछ सकते हो। कोई भी जो है अगर आपकी क्वेरी होगी किसी भी तरीके से, आपको लगता है कि कोई काम सही नहीं हो रहा है या वो सही से नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन आस्क देम। तो उस हिसाब से आप जो है उस हिसाब से उस केस में आप जो है मैंडेमस की रिट फाइल कर सकते हो। तो ये जो रिट्स आती है, ये मैं आपको पहले भी बताया था, इनको हम, ये आपको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 में आता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ भी बोलते हैं। आप जब सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो इन रिट्स को जो है रिट्स को जारी करें, यानी इशू करें ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, जो कि इन रिट्स में इन टाइप्स ऑफ 5 तरीके की रिट्स होती है जनरली, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्चररी एंड प्रोहिबिशन। तो इन रिट्स को इशू कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अंडर द आर्टिकल 32। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, इन रिट्स को हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर द आर्टिकल 32 को इन रिट्स को इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन वो आर्टिकल 32 के रिलेटेड, यानी कि आर्टिकल 32 हाई कोर्ट को एम्पावर नहीं करता है, बल्कि आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो इन रिट्स को जो है फाइल करे, यानी कि इशू करे इन अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफ द केस, जो भी इन टाइप्स ऑफ रिट्स में आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है पब्लिक ऑफिस के रिलेटेड, होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस के रिलेटेड। जब हम सब्जेक्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन बनता है मैंडेमस, ठीक है। तो इसकी ये हमारा रिट्स के बारे में। नहीं पता आपको रिट्स, तो रिट्स के लिए आपको जो है हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है टाइप्स ऑफ रिट्स, तो वहाँ से आप वो पढ़ सकते हो। अच्छा जी, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है उनको कौन अपॉइंट करता है? क्या डिप्टी स्पीकर कर सकता है, स्पीकर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, या लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी कर सकता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर रहेगा। जब लोकसभा की बात आती है तो वहाँ पर सुप्रीम कौन होते हैं, मतलब जो लोकसभा की मतलब काइंड ऑफ उसको डेकोरम को मेंटेन करता है, या लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने का काम आता है, तो वो सब कुछ जो है स्पीकर ही देखता है। यानी कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन बी, स्पीकर इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है और उसके क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखेंगे, अच्छा, ये 10th शेड्यूल के बारे में पूछता है कि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो उसमें क्या प्रोविजंस हैं। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। प्रोविजन इज रिगार्डिंग द वैलिडेशन, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये स्पेलिंग एरर हो गया है। प्रोविजंस रिगार्डिंग वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, क्या ये बोलता है 10th शेड्यूल। प्रोविजन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, क्या ये बताता है। प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्राइबल एरियाज। एक्चुअली गाइज मैं ये सारा टाइप करता हूँ तो उसमें थोड़ा एरर, स्पेलिंग एरर हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप बताइए इनमें से 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो किसके साथ डील करता है। सो लेट मी टेल यू गाइज, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो आपको इधर से पता चलेगा। जब हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पर आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हो। एंटी डिफेक्शन लॉ बोले तो किसी भी तरीके से अगर कोई इंसान जो है किसी पार्टी से इलेक्शन
जीत करके आता है, ठीक है, तो उसको वो प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है कि वो जा करके फिर दल बदली ना करे, यानी कि वो अपनी पार्टी को चेंज ना करे, ना किसी नाम पे जीत करके आ गया और फिर वो खुद पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो यहाँ पर आता है कि डिफेक्शन, ठीक है, प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के बेसिस पर जो है मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये जो सारे प्रोविजंस है ये किस में है, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है। एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था। तो आपको ये भी सवाल यहाँ पर बन सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। तो गाइज यहाँ पर आप ये याद रखना कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनता है क्या, ऑप्शन नंबर बी, विच इज राइट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, हु वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप बताइए इनमें से, आप अभी क्या क्वेश्चन था कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन थे, तो उसका आंसर आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से कि BN राव थे, ठीक है। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताओगे कि सेक्रेटरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्या HC मुखर्जी थे, HVR आयंगर थे, BN राव थे, या प्रेम बिहारी नारायण रईसदा थे। सो लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको पहले भी शायद बता दिया है कि प्रेम बिहारी नारायण रईसदा जी जो थे उन्होंने हैंड रिटन जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, यानी अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ठीक है, जितने भी उसमें आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स है उसको उन्होंने अपने हाथों से लिखा था, ये कैलीग्राफर थे, ठीक है। तो इसके बारे में भी सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे उनका नाम था HVR आयंगर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और HC मुखर्जी के बारे में लेट मी टेल यू गाइज, HC मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। जब राजेंद्र प्रसाद जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उसी के साथ HC मुखर्जी भी वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ऑल राइट गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, बोलते हैं कि इंडिया की जो भारत का नागरिक होगा उसकी सिटीजनशिप कैंसिल होगी, यानी कि खत्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि ये भारत का रहने वाला है ही नहीं, ये इंडिया का रहने वाला है ही नहीं। आप बताइए इनमें से रीजन कि किस बेसिस पर हम उसको बोलते हैं। क्या वो फॉरेन कंट्री में 5 साल से ज़्यादा देर तक रहा इसलिए हम उसको बोलेंगे कि ये इंडिया का नहीं है? क्या उसको कन्विक्ट किया गया है किसी भी फॉरेन कोर्ट के द्वारा? क्या उसने वॉलंटरीली एक्वायर कर दी है किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप, या उसने किसी भी कंट्री से कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट की? तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के सिटीजन्स बाहर जॉब करते हैं। तो पहले ही ऑप्शन डी जो है वो ख़त्म होता है। अगर 5 साल से ज़्यादा वो वहाँ रह रहा है तो वैसे भी उसकी जो है ख़त्म नहीं होगी उसकी नागरिकता, यानी कि उसकी सिटीजनशिप। अगर हम बात करेंगे कि फॉरेन कोर्ट अगर उसको कन्विक्ट करता है तो इंडिया ऐसे ही उसको ये नहीं बताता कि ये हमारा सिटीज़न नहीं है, बल्कि अगर कुछ इस तरीके से कोई सिक्योरिटी का मसला होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ में हम बोलते हैं कि ये इंडिया का सिटीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। अगर कोई भी इंसान वॉलंटरली सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है किसी और कंट्री से तो ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है इंडिया में। तो इसीलिए हम ऑप्शन सी यहाँ पर सही बन जाता है, ठीक है गाइज। तो चलिए ये आज का सेशन था। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो थे मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी रहे इस चीज़ को डिस्कस करने में। इंशाल्लाह ताला अगर मुझे लगता है कुछ और भी MCQs मैं आपके लिए लाऊंगा। 3 सेशंस हमने लाए हुए हैं MCQs के। इन MCQs का मतलब है कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं अपने आप में ही, लेकिन इस चीज़ से आपको ये भी पता चलता है कि हमें और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा और उस चीज़ को अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कुछ दिन है। ठीक है गाइज, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इस लेक्चर की जो PDF होगी उसमें आपको राइट आंसर्स जो है वो हाईलाइटेड करके होंगे, बोल्ड लेटर्स में होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।